आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में। कृषि क्रांतियों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, उसका जनक कौन है और उससे जुड़ा कौन सा प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू, गोल्डन इतने सारे नाम देकर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम हर क्रांति को उसके कनेक्शन, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और छोटी छोटी ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले क्रांति होती क्या है। जब किसी एक क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़े स्तर पर परिवर्तन या उत्पादन में तेज वृद्धि होती है तो उसे क्रांति कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में जब विशेष फसल, पशु उत्पाद और कृषि गतिविधि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई तो उन्हें अलग अलग रंगों के नाम से कृषि क्रांतियां कहा गया। अब हम एक एक करके इन सभी क्रांतियों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हरित क्रांति। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि आखिर हरित क्रांति की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो आज हमारे लिए गेहूं, चावल और बाकी खाद्यान्न बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन आज़ादी के समय भारत की स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। देश में खाद्यान्न का उत्पादन हमारी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं था और भारत को बाहर से भी अनाज मंगाना पड़ता था। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि हम अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न किस तरह पैदा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से कृषि में ट्रेडिशनल तरीकों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को बड़े स्तर पर अपनाया गया था और खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि की गई। इसी बदलाव को हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ नए बीज डाल देने से प्रोडक्शन बढ़ सकता था? तो नहीं, इसके लिए किसानों को HYV यानी उच्च उपज देने वाली किस्मों की ज़रूरत थी, जिसके लिए 1966 में HYVP प्रोग्राम चलाया गया। तो हरित क्रांति से संबंधित सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि आखिर ये क्रांति किससे संबंधित थी। तो मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसलों से हरित क्रांति संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में इसकी शुरुआत कब की गई। तो 1960 के दशक में, मतलब 1966-67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन विश्व में 1944 में ही मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अब हरित क्रांति से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है HYVP, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, जो 1966 में शुरू किया गया था। अब सवाल ये बनता है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो देखिए, हमारा उद्देश्य था कि उसी ज़मीन से पहले की तुलना में ज़्यादा अनाज पैदा किया जाए। इसके लिए ऐसी फसल किस्मों की ज़रूरत थी जो सामान्य किस्मों की तुलना में ज़्यादा उत्पादन दे सके। इसी सोच के तहत हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यानी HYV सीड्स को बड़े स्तर पर अपनाने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन सिर्फ अच्छे बीज डाल देने से प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं था। इन वैरायटीज़ को साथ में अच्छी सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की भी ज़रूरत थी। इसलिए HYVP को हमें हरित क्रांति की पूरी पैकेज अप्रोच के रूप में देखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ किन राज्यों को हुआ। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि सिंचाई, उर्वरक, बिजली, बाजार और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं इन राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर रूप से उपलब्ध थी। अब हम हरित क्रांति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण गेहूं पर केंद्रित था, उसके बाद चावल पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये IARI आखिर है क्या? IARI का पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहते हैं। अब हरित क्रांति से इसका कनेक्शन समझते हैं। हरित क्रांति के लिए हमें ऐसी फसल किस्मों की ज़रूरत थी जो कम समय में ज़्यादा उत्पादन दे सके। ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को डेवलप और रिसर्च करने में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत में IARI इसी तरह का एक प्रमुख एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह नई और बेहतर कृषि तकनीकों, फसल किस्मों और कृषि से संबंधित रिसर्च के लिए जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पूसा में स्थित है, इसलिए इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। अब हरित क्रांति का रिजल्ट क्या निकला। तो हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और खाद्यान्न संकट से मुक्ति दिला दी थी। अब ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, विश्व के जनक नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67, ये भी पूछा जाता है कि किस दशक में हुई थी। तो 1960 के दशक में, और मुख्य फसल गेहूँ और चावल।
अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। भारत में इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब पॉइंट बनता है कि श्वेत क्रांति के तहत चलाया गया प्रमुख कार्यक्रम कौन सा था। तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए समझते हैं कि ऑपरेशन फ्लड क्या था। ऑपरेशन फ्लड भारत का एक विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसे 1970 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य केवल दूध की क्वांटिटी बढ़ाना नहीं था, इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादकों को ऑर्गेनाइज्ड डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ना, उन्हें बाजार उपलब्ध कराना और देश में दूध की सप्लाई को मजबूत करना। यानी इसे मिल्क प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम से जोड़ने वाला प्रोग्राम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के नेतृत्व में हुआ। भारत में NDDB की स्थापना 1965 में हुई थी और इसके पहले चेयरमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। इसलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ते समय वर्गीज कुरियन, NDDB और ऑपरेशन फ्लड इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पॉइंट आता है कि श्वेत क्रांति से संबंधित प्रमुख सहकारी संस्था कौन सी थी। तो वो है अमूल। अब अमूल कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। अमूल गुजरात के आनंद में विकसित हुई डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रमुख उदाहरण है। इसका मॉडल था कि छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक किसान कोऑपरेटिव के माध्यम से अपने दूध को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में बेचें। इससे किसानों को मार्केट मिलता था और दूध की कलेक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग व्यवस्थित तरीके से होती थी। यही कोऑपरेटिव मॉडल बाद में ऑपरेशन फ्लड के विस्तार में महत्वपूर्ण बना था। अब हम समझते हैं कि ऑपरेशन फ्लड आखिर काम कैसे करता था। तो एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो किसी गांव में बहुत सारे किसान दुग्ध उत्पादक हैं। पहले समस्या यह हो सकती थी कि किसान अपना दूध कहाँ बेचे, किस कीमत पर बेचे और दूध को शहर तक कैसे पहुँचाएं। कोऑपरेटिव सिस्टम में किसान एक डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़ते थे। किसान दूध कोऑपरेटिव को देते थे, दूध कलेक्ट होता था, प्रोसेसिंग होती थी और फिर ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के माध्यम से कंज्यूमर्स तक पहुँचता था। यानी प्रोग्राम ने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक ऑर्गेनाइज्ड डेयरी नेटवर्क बनाने पर जोर दिया था। अब सवाल बनता है कि ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ। तो भारत में दुग्ध उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, डेयरी कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क बढ़ा, दुग्ध उत्पादकों को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मिला और भारत की मिल्क सप्लाई तथा डेयरी इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत हुई और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। अब सवाल आता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन में गुजरात को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ। तो इसका कारण यह नहीं था कि ऑपरेशन फ्लड गुजरात के लिए था। ऑपरेशन फ्लड तो पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसका जो मॉडल था वो गुजरात के आनंद में पहले से ही सफल हो चुका था, इसलिए उसी आनंद पैटर्न को पूरे देश में फैलाया गया था। गुजरात में अमूल और कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव मॉडल पहले से काम कर रहा था। इसमें गांव के दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ते थे, दूध कलेक्ट होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनियन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करती थी और आगे स्टेट फेडरेशन के जरिए मार्केट तक पहुंचाया जाता था। यानी किसान अकेले अपना दूध बेचने के बजाय पूरे ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। इससे किसानों को रेगुलर मार्केट और बेहतर तथा अधिक ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम मिला, जबकि कोऑपरेटिव ने दूध की कलेक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को व्यवस्थित किया। यह मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि ऑपरेशन फ्लड ने बाकी देश के सभी राज्यों में इसे रिप्लिकेट किया था। तो गुजरात की सफलता का मतलब यह नहीं है कि बाकी राज्यों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। ऑपरेशन फ्लड नेशन वाइड प्रोग्राम था, लेकिन गुजरात का कोऑपरेटिव नेटवर्क विशेष रूप से मजबूत रहा। NDDB के अनुसार आज भी प्रमुख डेयरी स्टेट में विलेज लेवल कोऑपरेटिव कवरेज की बात करें तो गुजरात 100% कवरेज देता है। अब एक बार फिर से वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में श्वेत क्रांति से बार बार रिपीट होते हैं। तो भारत में जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, शुरुआत हुई थी 1970 में। प्रमुख कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड, राष्ट्रीय संस्था NDDB और प्रमुख सहकारी संस्था अमूल थी। सबसे ज़्यादा फायदा जिस राज्य को हुआ वो था गुजरात। तो श्वेत क्रांति में बस इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं पीली क्रांति की, जो थी तिलहन उत्पादन से संबंधित। तो येलो क्रांति से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट बनता है कि भारत में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भारत में खाना बनाने के लिए एडिबल ऑयल की बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन घरेलू उत्पादन उस मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए भारत को खाद्य तेलों के लिए आयात पर भी निर्भर रहना पड़ता था। अब सरकार का लक्ष्य था कि देश में ही ज़्यादा तिलहन पैदा किए जाएं ताकि ऑयल की उपलब्धता बढ़े और इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो सके। इसी उद्देश्य से 1980 के दशक में तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था।
और यहीं से आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। इसे 1986 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था तिलहन की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाना और देश को एडिबल ऑयल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। अब बात करते हैं कि भारत में पीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि पीली क्रांति से संबंधित फसलें कौन कौन सी थी। तो सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अर्थात जिन फसलों से हम तेल निकाल सकते हैं वो सभी फसलें पीली क्रांति से संबंधित थी। अब सवाल आता है कि येलो रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किन राज्यों में देखने को मिला। यहाँ हमें सबसे पहले यह समझना है कि येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है, इसलिए जिन राज्यों में ऑयल सीड्स का उत्पादन ज़्यादा है वे इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य हैं और ये चारों मिलकर देश के कुल ऑयल सीड प्रोडक्शन का 77% से भी ज़्यादा हिस्सा देते हैं। लेकिन अलग अलग ऑयल सीड्स अलग अलग राज्यों में आगे हैं। सरसों की बात करें तो राजस्थान सबसे आगे है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश प्रमुख है और मूंगफली में गुजरात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि येलो क्रांति से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के जनक सैम पित्रोदा, शुरुआत हुई थी 1986-87 में। प्रमुख कार्यक्रम चलाया गया था टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो 1986 में चला हुआ था। प्रमुख फसलें सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली और तिल। और जिन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके बाद अब हम बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। भारत में इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई। डॉक्टर हीरालाल चौधरी नीली क्रांति से संबंधित सबसे प्रमुख नाम है। अब प्रमुख क्षेत्र समुद्री एवं अंतर्देशीय मत्स्य पालन। नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। नीली क्रांति से संबंधित जो प्रमुख राज्य थे वे थे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और ओडिशा। मतलब जो राज्य समुद्र के तट पर स्थित हैं और जिनके चारों तरफ बीच हैं वहीं पर मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है, तो वही राज्य इस क्रांति से संबंधित थे। तो नीली क्रांति ने भी भारत में मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्वर्ण क्रांति के बारे में। तो स्वर्ण क्रांति संबंधित थी बागवानी, फल, शहद और फूल से। भारत में इसे 1991 से 2003 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके जनक निरपश टुटरेज जी को कहा जाता है। जो प्रमुख राज्य इस क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ जिनको वो हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। अब बात करते हैं कि स्वर्ण क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किन चीज़ों को हुआ। तो फल, सब्जी, मसाले और मधुमक्खी पालन को स्वर्ण क्रांति में बढ़ावा दिया गया। अब इससे रिलेटेड PYQ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो स्वर्ण क्रांति संबंधित थी बागवानी, फल, शहद और फूल से। अवधि थी इसकी 1991 से 2003 तक। भारत में जनक कहा जाता था निरपक टुटरेज जी को। प्रमुख राज्य थे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। और फल, सब्जी, मसाले और मधुमक्खी पालन को इसमें बढ़ावा दिया गया था। स्वर्ण क्रांति ने भी बागवानी क्षेत्र के माध्यम से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी। तो ये भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एग्जाम में डिटेल में तो बस इन्हीं 5 क्रांतियों से पूछा जाता है। उसके अलावा ग्रे क्रांति, ब्लैक क्रांति, इनसे बस इतना ही पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को भी देख लेते हैं। तो हरित क्रांति थी खाद्यान्न उत्पादन, मुख्य रूप से गेहूं और चावल से संबंधित। उसके बाद श्वेत क्रांति थी दुग्ध उत्पादन से संबंधित। तीसरे नंबर पर है पीली क्रांति जो थी तिलहन उत्पादन जैसे सरसों, सूरजमुखी, तिल आदि फसलों से संबंधित। चौथे नंबर पर आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति थी मत्स्य पालन से संबंधित। उसके बाद आती है लाल क्रांति जो थी टमाटर एवं मांस के उत्पादन से संबंधित। उसके बाद गुलाबी क्रांति थी झींगा उत्पादन से संबंधित। झींगा के साथ साथ इससे प्याज को भी बढ़ावा दिया गया था। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्याज से रिलेटेड क्रांति कौन सी थी, तो गुलाबी क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट है रजत क्रांति। ये थी अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित। स्वर्ण क्रांति थी बागवानी, फल, शहद एवं फूल उत्पादन से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट है काली क्रांति। तो काली क्रांति थी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। धूसर ग्रे क्रांति थी उर्वरक उत्पादन से संबंधित। उसके बाद भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन थी कोको एवं चमड़ा उत्पादन से संबंधित। गोल्ड क्रांति थी आलू उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति थी कृषि एवं उससे जुड़े सभी क्षेत्रों का समस्त, मतलब जब कृषि और उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों जैसे अनाज, दूध, मछली, तिलहन, फल, सब्जियां
आदि के उत्पादन में समग्र वृद्धि को एक साथ देखा जाता है तो इसे इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद आती है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति थी सतत कृषि विकास से संबंधित। इसका मतलब है कि पर्यावरण और समाज को नुकसान पहुंचाए बिना खेती की उत्पादकता और पैदावार को लगातार बढ़ाते रहना। मतलब ऐसी खेती जो आज भी अच्छी पैदावार दे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जमीन और पानी को सुरक्षित रखे। उसके बाद आती है स्वर्ण रेशा क्रांति, जो थी जूट उत्पादन से संबंधित। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट थी रजत रेशा क्रांति, जो थी कपास उत्पादन से संबंधित, और सिल्वर फाइबर कहा जाता है कपास को। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो क्रांति है हरित, श्वेत, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, काली और ग्रे क्रांति। इनके अलावा एग्जाम में और कोई भी क्रांति नहीं पूछी जाती है। और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन जिनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 5 क्रांतियाँ, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और जो स्वर्ण क्रांति बागवानी वगैरह से संबंधित है। ये सभी क्रांतियां भारत की कृषि एवं अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई थी। तो इतिहास की ये क्रांतियां हमें सिखाती है कि जब भी किसी बदलाव की ज़रूरत होती है तो जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में भी ऐसी किसी क्रांति की ज़रूरत है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।